हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम सीडीपी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, जो आपको आपके सीटेट के एग्जाम के लिए 100% देखने को 2 से 3 मार्क्स का मिल ही जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि का विकास और उनकी प्रकृति, कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट एंड नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। अक्सर छात्र इस चैप्टर के थ्योरी और कीवर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज के शॉर्ट लेक्चर में हम स्लाइड कि हर कॉन्सेप्ट को इसको आसान और प्रोफेशनल तरीके से समझेंगे कि दोबारा आपको इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास बहुत ही क्रिप्स और पॉइंट टू पॉइंट होने वाला है, तो चलिए बिना किसी देर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सामान्य शब्दों में समझिए कि बुद्धि क्या होती है। समस्याओं को सुलझाने, तर्क करने, लॉजिकल थिंकिंग और परिस्थिति के अनुकूल होने, एडेप्टेबिलिटी की क्षमता को ही क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। अगर कोई समस्या सामने आती है और उसे सुलझाने की क्षमता, सही निर्णय लेने का तर्क, लॉजिकल थिंकिंग करने की क्षमता और किसी भी नई परिस्थिति के अनुकूल होने की क्षमता, एडेप्टेबिलिटी को ही हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। अब आते हैं इस स्लाइड के सबसे जो मुख्य भाग है, एनसीईआरटी क्लास 12 का एक जो है साइकोलॉजी का बुक है, उसमें दिया हुआ है कि इंटेलिजेंस आखिर होता क्या है, बुद्धि किसको कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं कि पर्यावरण को समझना, यानी हम जिस माहौल और परिवेश में रह रहे हैं उसकी गहरी समझ को विकसित करना ही क्या है, बुद्धि है। अगर दूसरा पॉइंट देखें, वातावरण के साथ अनुकूल बनना। दोस्तों, परीक्षा में सीधे अनुकूल एडेप्टेशन शब्द आता है, जिसका सीधा मतलब क्या होता है, किसी भी परिस्थिति या जैसे भी कोई चुनौती आपके सामने आए, खुद को उस के अनुसार ढाल लेना, उसी को कहते हैं अडेप्टेशन। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, रेशनल थिंकिंग, विवेकपूर्ण चिंतन करना। इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे सिर्फ सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि समझदारी और सही गलत का अंतर करते हुए तार्किक रूप से सोचना, उसमें माइंड का काम आता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं दोस्तों, जीवन के चुनौतियों से निपटने के लिए उपलब्ध संसाधनों का सही चुनाव करने की क्षमता। जब आपके सामने कोई मुसीबत या परीक्षा जैसी चुनौती आती है, तो आपके पास जो भी साधन मौजूद है उसमें सबसे सटीक और बेस्ट संसाधन को चुनना ही असली बुद्धिमानी है। अगर आप लोग सही कंटेंट नहीं देखेंगे, कुछ भी गलत देख लेंगे, तो हो सकता है एग्जाम में उसका जो है रिजल्ट आपको सही नहीं लाए हुए, क्योंकि आपने सही से पढ़ा ही नहीं था। इस वजह से दोस्तों, इसका जो फोर्थ पॉइंट है, जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए उपलब्ध संसाधनों का सही चुनाव करने की क्षमता। किसी को भी नहीं चुन लेना, चुनाव जो है वो सही होना चाहिए। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे देखिए, सबसे एक बेसिक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बुद्धि का विकास आखिर कैसे होता है। ये दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है, बुद्धि का विकास कैसे होता है, इसके पीछे जो मेन हमको पढ़ना है वो हेरिडिटी को पढ़ना और इन्वायरमेंट को पढ़ना है। दोस्तों, हमारी बुद्धि के विकास के पीछे जो सबसे बड़ी दो ताकतें हैं वो है हेरिडिटी, इसका मतलब वो आनुवंशिकता। आनुवंशिकता हम कहते हैं दोस्तों जन्मजात क्षमताएं, जो हमारे पेरेंट्स से जीन्स के थ्रू आते हैं और माता पिता से मिलते हैं। याद रखिएगा, सीटेट का एक सीधा स्टेटमेंट है कि मनुष्य की वृद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित या ट्रांसमिट कैसे होती है, जीन्स के थ्रू होती है। लेकिन केवल अच्छे जीन्स का होना काफी नहीं है, इसके लिए काम करता है, सबसे ज्यादा क्या करता है काम, वातावरण काम करता है, इन्वायरमेंट काम करता है। वातावरण का काम है जन्मजात योग्यताओं को विकसित होने के लिए सही अवसर, अनुकूल परिस्थिति और उसी ट्रेनिंग देना। सरल शब्दों में कहें तो आनुवांशिकता ने आपको एक क्षमता दिया, एक बीज दिया, लेकिन वातावरण ने उसे खाद पानी देकर एक मजबूत पेड़ बनाएगा, यानी बुद्धि ने इन दोनों का ही गुणनफल। अगर इंटेलिजेंस के बारे में हम देखें, तो इंटेलिजेंस को हम कह सकते हैं इंटेलिजेंस इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। अब दोस्तों हम देखते हैं बुद्धि का प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। दोस्तों, इसके जो मुख्य 4 बिंदु हैं, पहला बिंदु है परिवर्तनशील और लचीली। एग्जामिनर आपको दोस्तों डायरेक्ट पूछ सकता है कि क्या बुद्धि फिक्स्ड होता है, बिल्कुल नहीं। बुद्धि स्थिर नहीं होती, समय और परिस्थितियों के अनुसार बुद्धि विकसित होती है। आपको हमेशा याद रखना कि बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती, यह हमेशा गतिशील और लचीली होती है, जब उम्र, अनुभव और अभ्यास के साथ लगातार बदलती और बेहतर होती रहती है। दूसरा दोस्तों इसमें है जटिल योग्यताओं का समूह, सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। दोस्तों, सीबीएसई का सबसे पसंदीदा अगर कीवर्ड है तो बुद्धि कोई एक अकेली सिंगल योग्यता नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग में मौजूद कई सारे कठिन और जटिल क्षमताओं का एक समुच्चय यानी पूरा सेट है। तीसरा बिंदु है दोस्तों आनुवांशिकता और वातावरण। बुद्धि इन दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम है। अभी हमने देखा था यहाँ पे बुद्धि का विकास कैसे होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से होता है। अभी हमने देखा था बुद्धि इन दोनों के फैक्टर्स के बीच होने वाले इंटरेक्शन का नतीजा है। इनमें से किसी एक का भी आप अलग करके बुद्धि का विकास नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों का होना जरूरी है, हेरिडिटी का भी होना और इन्वायरमेंट का होना, तब बुद्धि का, माइंड का जो है डेवलप होगा। चौथा पॉइंट है जो दोस्तों, एक आयामी बनाम बहुआयामी, यूनी डायमेंशनल वर्सेज मल्टी डायमेंशनल। आधुनिक सिद्धांत इसे क्या मानते हैं, बहुआयामी मानते हैं। पुराने समय में माना जाता था कि बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है, यूनिडायमेंशनल होता है, लेकिन आज के हमारे जो आधुनिक और समकालीन सिद्धांत है, वे साफ कहते हैं कि बुद्धि कभी भी सिंगल डायमेंशन नहीं हो सकता। बुद्धि क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है।
दोस्तों अब हम देखेंगे कि बुद्धि का जो इंटेलिजेंस कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस है, यह स्टार्ट कहाँ से हुआ था। इतिहास में अगर हम देखें दोस्तों, तो बुद्धि का परीक्षण सबसे पहले किसने किया था? अल्फ्रेड बीने और थियोडोर साइमन ने किया था। कहाँ पे किया था? फ्रांस में किया था, विकसित किया था 1905 ईस्वी में। तो दोस्तों इसके बाद जो इसमें तीन सबसे महत्वपूर्ण नाम और तारीखें आती है: मानसिक आयु, मेंटल एज, बुद्धि लब्धि आईक्यू, और आईक्यू का अंतिम संशोधित सूत्र हुआ जिसे हम आज तक पढ़ते हैं 1916 में लुईस टर्मन द्वारा दिया गया था। इन्होंने ये सूत्र दिया था 100 into 100, मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज इंटू 100। दोस्तों अगर मेंटल एज की बात करें तो यह विचार सबसे पहले किसने दिया था? 1908 में दिया था, अल्फ्रेड बीने ने दिया था। आईक्यू का विचार दोस्तों अगर देखें तो विलियम स्टर्न ने दिया था। कब दिया था? 1912 में दिया था। आईक्यू का अंतिम संशोधित सूत्र जो अभी हम पढ़ते हैं 1916 का है, लुईस टर्मन ने दिया था। अगर आईक्यू निकालने का फॉर्मूला दोस्तों हम देखें तो आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज इंटू 100। मेंटल एज दोस्तों हो गया कि सीधा सवाल इससे बनता है कि मेंटल एज क्या होता है? बौद्धिक क्षमताओं या उसकी समझ की आयु क्या है? और सीए यानी वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जन्म से लेकर आज तक असली उम्र। अभी जो कोई पूछेगा आपसे कि आपकी एज क्या है, तो वो हो गया क्रोनिकल एज। आपके एज जो है, रियल एज, वो आपका क्रोनिकल एज हो गया। वही अगर मेंटल एज की बात करें दोस्तों, तो जो आपकी मानसिक आयु है, व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता या समझ की आयु, उसको हम क्या कहेंगे? मेंटल एज कहेंगे। दोस्तों अब हम आईक्यू लेवल का जो है, इसका स्कोर, जो आईक्यू स्कोर, इसके बारे में देखते हैं कि स्कोर कितना से कितना होने पे किस कैटेगरी में रखा जाएगा। दोस्तों इसका जो कंसेप्ट दिया था वो टर्मन ने दिया था। टर्मन ने आईक्यू लेवल का क्लासिफिकेशन बताया था। सबसे अधिक जो होता है दोस्तों, वो 140 से लेके आगे तक का, इसमें 140 प्लस जो होता है वो प्रतिभाशाली बालक होता है, वो गिफ्टेड चाइल्ड होता है। उसके अंदर जो मानसिक एबिलिटी होती है वो हाईएस्ट लेवल पे होती है। उसके बाद दोस्तों अगर सेकंड नंबर पे देखें तो 120 से 139, 139 ये प्रखर बुद्धि के, ये वेरी सुपीरियर बच्चे होते हैं। इसका माइंड जो है आईक्यू लेवल जो सबसे टॉप लेवल का है उससे नीचे रैंक का होता है। थर्ड लेवल का जो दोस्तों वो 110 से 119 तीव्र बुद्धि, सुपीरियर। टॉपर सब जो होते हैं दोस्तों, वो सब सुपीरियर रेंज में आते हैं। 90 टू 109 औसत बुद्धि, सामान्य बुद्धि, एवरेज चाइल्ड। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही क्वेश्चन है दोस्तों सीटेट में कि एवरेज चाइल्ड का जो है आईक्यू लेवल कितना होता है। ये हम लोग याद कर लेंगे, 90 टू 109। अब उसके बाद दोस्तों देखते हैं 80 टू 89। ये ऐसे बच्चे होते हैं मंदबुद्धि पिछड़े बालक, जिनका या तो हेरिडिटी में कुछ प्रॉब्लम होता है या इन्वायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम होता है। उनको वातावरण उस तरह का नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट जो है, कोई भी बच्चा जो है वो स्टार्ट से ही ऐसा होता है। उसको या तो फैक्टर करेगा, हेरिडिटी करेगा, या इन्वायरमेंट करेगा। हेरिडिटी जो अगर सही उसको मिल भी जाए, तो वो इन्वायरमेंट अगर उसको सही नहीं मिला, तो वो बच्चा जो है आईक्यू लेवल उसका कम, लो आ जाने आने लगेगा। वही अगर दोस्तों देखें सबसे लास्ट लेवल का 36 टू 49, बौद्धिक रूप से अक्षम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मॉडरेट में वो बच्चा आ जाएगा। दोस्तों ये थी हमारी टर्मन की पूरी आईक्यू तालिका, जिसे अभी हमने देखा। यहाँ से सीटेट का जो पॉइंट्स और सीधे सवाल बनते हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, इस पूरी टेबल में 90 से 109 के रेंज में जो है वो औसतन सामान्य एवरेज चाइल्ड है। ऐसे स्टूडेंट स्टार मार्क लीजिए, कर लीजिए इसमें कि परीक्षा में सबसे ज्यादा यही वो पूछा जाता है कि एवरेज स्टूडेंट का जो, एवरेज चाइल्ड का जो आईक्यू लेवल कितना होता है, तो 90 से 109। दूसरी तरफ जो बच्चे 140 से अधिक का स्कोर कराते हैं, उन्हें हम प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं। जो ये बच्चे हैं, इनके पास गजब की इंसाइट और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है। ये हमारे देश के बौद्धिक धरोहर माने जाते हैं। इनके विपरीत नीचे की ओर देखें तो 80 से 89 का रेंज जो है दोस्तों, 80, 89 और 36, ये तो दोस्तों इसमें तो ये समझ लीजिए कि वो बच्चा प्रॉब्लम है उनके साथ, तो इस वजह से इनको हम नहीं देख सकते हैं। लिस्ट लेवल का जो देखते हैं, जो हमारे आसपास जो सोसाइटी में पाया जाता है, वो 80 टू 89, जो मंद बुद्धि या पिछड़े बालक जिनको हम कहेंगे, ये स्लो लर्नर होते हैं, जिन्हें सीखने में थोड़े अतिरिक्त समय और विशेष ध्यान की जरूरत होती है। जो 36 से 39 का रेंज है दोस्तों, वो नीचे जो हमने देखा, ये डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट माने जाते हैं। दोस्तों जब हम पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों की सीमाओं और उनकी कमियों की बात करते हैं, तो हमारे सामने जो कुछ मुख्य बिंदु आते हैं जिन्हें समझना सबसे जरूरी है, वो है सबसे पहला, सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती, कल्चरल बाइस। ये टेस्ट पश्चिमी संस्कृति और शहरी परिवेश के अनुकूल अधिक होते हैं। दोस्तों ये टेस्ट ज़्यादातर पश्चिमी और शहरी अनुकूल के लिए इसलिए होते हैं क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे प्रश्न शामिल होते हैं जो शहर में रहने वाले बच्चों के लिए तो आसान होते हैं, लेकिन हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए वो उतने ही व्यावहारिक नहीं होते, जिससे उनके साथ न्याय नहीं हो पाता। दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो है भाषा का प्रभाव, लिंग्विस्टिक बायस।
दोस्तों, यदि किसी छात्र की भाषा टेस्ट के अनुकूल नहीं है, तो वह ज्ञान होने के बाद भी सही उत्तर नहीं दे पाएगा। उदाहरण के लिए, किसी बच्चे को गणित के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता हो, लेकिन आईक्यू टेस्ट की परिभाषा उसकी मातृभाषा में ना होकर किसी कठिन भाषा में है, तो वह जानते हुए भी गलत आंसर देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये टेस्ट बच्चे के ज्ञान को नहीं देख रहा है, वो भाषा को पकड़ के देख रहा है कि भाषा जो ये बोल पा रहा है वो मतलब जो है वो सही है नहीं है, इस पे उसको जो है जज कर लिया जाएगा। तीसरा जो दोस्तों इसका मुख्य बिंदु है वो है प्राप्तांकों की अस्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ स्कोर। कई बार एग्जामिनर छात्रों को भ्रमित करने के लिए लिखता है कि आईक्यू स्कोर हमेशा स्थिर रहते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि आईक्यू स्कोर समय, परिस्थिति और अभ्यास के साथ बदल सकते हैं। ये पूरी तरह से परमानेंट या स्थिर नहीं होते। और दोस्तों जो सबसे लास्ट में नामांकन और लेबलिंग, बच्चों की मंदबुद्धि या कमजोर का ठप्पा देना उसके मनोबल को तोड़ता है। इसमें दोस्तों हम कह सकते हैं कि बाल विकास हमेशा समावेशी शिक्षा और बच्चे के प्रोत्साहन पर जोर देता है, इसलिए आईक्यू के नंबरों के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं टू फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था। इनका जो मुख्य विचार यह था कि हमारी बुद्धि कोई एक सिंगल यूनिट नहीं है, बल्कि बुद्धि में दो प्रकार के मुख्य कारक यानी फैक्टर्स होते हैं। इन दोनों फैक्टर्स को परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर है दोस्तों वो है जी फैक्टर, जनरल फैक्टर, सामान्य कारक। यह जन्मजात और सार्वभौमिक होता है, सभी प्रकार के सामान्य कार्यों का आधार है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि बुद्धि हमें प्रकृति से, हमारे माता पिता से जन्म से मिलती है और यह हम सब में मौजूद होती है। हमारे जीवन में जितने भी सामान्य कार्य हैं, हमारी जो रोजमर्रा का सामान्य समझ होती है, उन सभी प्रकार के सामान्य कार्यों का आधार यही जो फैक्टर होता है। दूसरा जो फैक्टर है वो एस फैक्टर है, स्पेसिफिक फैक्टर, विशिष्ट कारक। यह अर्जित, एक्वायर्ड किया हुआ किसी खास क्षेत्र जैसे संगीत, खेल, डॉक्टरी के में प्रशिक्षण और अनुभव में हासिल होता है। जब कोई व्यक्ति किसी खास क्षेत्र में जैसे संगीत में, क्रिकेट में, डॉक्टरी में कदम रखता है, वहाँ लगातार प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के साथ अनुभव हासिल करता है, तो उसके अंदर यह विशिष्ट योग्यता विकसित होती है। दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं बुद्धि का एक और बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिनका नाम है त्रिचापीय सिद्धांत। यह सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने किया था। इन्होंने कहा था कि बुद्धि के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला होता है घटकीय, एनालिटिकल, दूसरा होता है अनुभवात्मक, क्रिएटिव या एक्सपेरिमेंटल, या तीसरा होता है प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्सुअल। दोस्तों एक एक करके हम इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहला जो दोस्तों है एनालिटिकल, किसी समस्या को टुकड़ों में तोड़कर विश्लेषण करना। जब भी आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति या गणित का कोई जटिल सवाल आता है, तो आप समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर जो गहराई में सोचते हैं, वह इस घटकीय बुद्धि का कारण होता है। दूसरा जो दोस्तों वो है अनुभवात्मक वृद्धि या रचनात्मक वृद्धि। इसमें अपने नए अनुभवों के आधार पर कुछ नया, रचनात्मक और बिल्कुल यूनिक करना। जब कोई व्यक्ति किसी पुरानी समस्या का बिल्कुल नए तरीके से समाधान खोजता है या कुछ ऐसा आविष्कार करता है जो पहले किसी ने ना किया हो, तो वह रचनात्मक बुद्धि काम करता है। थर्ड नंबर पे जो है दोस्तों वो है संदर्भगत या व्यावहारिक बुद्धि। तो इसका मतलब हुआ, इसको आसान भाषा में कह सकते हैं कि इस बुद्धि का सीधा संबंध हमारे रोजमर्रा के व्यवहारिक जीवन से है। जो कुछ लोग किताबी ज्ञान से भले ही औसत हो, लेकिन समाज में कैसे उठना है, बैठना है, लोगों से कैसे काम निकलवाना है, बदलते माहौल में खुद को कैसे ढालना है, इन सभी को व्यवहारिक ज्ञान के नंबर में हम कह सकते हैं। थर्ड नंबर का व्यवहारिक बुद्धि में हम कह सकते हैं। अब दोस्तों जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है मल्टी इंटेलिजेंस बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसका प्रतिपादक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर ने। सीटेट में मैक्सिमम इसी से क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर का तो आईक्यू से आएगा और एक नंबर से मैक्सिमम इससे आ जाएगा, या एक से ज़्यादा से भी आ सकता है। इन्होंने जो पुस्तक दिया था उनका नाम क्या था? फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। कब आया था पुस्तक? 1983 में। जो इनकी मूल अवधारणा थी वो ये थी कि बुद्धि कोई एक एकल तत्व नहीं है, बुद्धि बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था। विभिन्न प्रकार की बुद्धियां एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम करती हैं। एनसीईआरटी के अनुसार इनके कुल कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। सबसे पहला भाग अगर देखें दोस्तों तो वो है भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। शब्दों, भाषा और अभिव्यक्ति पर गजब की पकड़। उदाहरण कवि, लेखक, पत्रकार, वकील, न्यूज एंकर, इन लोगों के पास जो है भाषाई बुद्धि होती है। इन लोगों के पास जो है भाषा पर, लैंग्वेज पर जो है अच्छा कमांड होता है। वहीं अगर देखते हैं दोस्तों, एक होता है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल, तर्क करने, वैज्ञानिक चिंतन और गणितीय गणनाओं में माहिर, जैसे वैज्ञानिक हो, गणितज्ञ, चेस प्लेयर, अकाउंटेंट, लेखपाल। इन लोगों के पास जो बुद्धि होती है वो लॉजिकल मैथमेटिकल टाइप की माइंडसेट होती है। वहीं अगर पार्ट 2 इसका देखें दोस्तों गार्डनर के बुद्धि का, तो वो था
स्पेटियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर है मानसिक रूप से जगह, आकार और चित्रों की सोच विकसित करना। जैसे मूर्तिकार है, पेंटर है, नाविक है, आर्किटेक्ट है, वास्तुकार या ठेकेदार कोई भी हो, तो ये एक अलग तरह से जो है, जैसे इनको किसी भी साइट्स का घर बनाना हो तो वो पहले इमेजिन करेगा कि किस तरह का बनाना है, कितना रूम देना है। तो इस ये जो है दोस्तों आएगा पार्ट 2 में आएगा। गार्डनर के बुद्धि का इंटेलिजेंस का किस पार्ट में आएगा? पार्ट 2 में आएगा। इनके सोचने का जो है तरीका बिल्कुल अलग रहेगा। वही अगर म्यूजिकल इंटेलिजेंस दोस्तों देखें तो लय, सुर, ताल और पिच को समझने और निर्माण करने की जो अद्भुत क्षमता होती है वो होती है इसके अंदर। जैसे सिंगर, संगीतकार, वाद्य यंत्र बजाने वाले। अब दोस्तों इसका पार्ट 3 देखते हैं। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, बॉडीली काइनेस्टिक, अपने शरीर के अंगों पर गजब का नियंत्रण, लचीलापन और शारीरिक कोऑर्डिनेशन। जैसे डांसर, प्लेयर, नीरज चोपड़ा, इनको इनको जो है दोस्तों, इनके बॉडी पे कमांड अच्छा होता है। ये जो है जैसे वो विराट कोहली हैं, उनको पता होता है कि बैट किस तरीके से चलाना है। तो इनके जो बॉडी पे कमांड होता है इसी में आता है बॉडीली काइनेस्थेटिक। सर्जन, डॉक्टर, अभिनेता, प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंट, पेड़ पौधे, जीव जंतु और प्रकृति के तत्वों को पहचानने व उनसे प्रेम करने की क्षमता। जैसे किसान, वनस्पति वैज्ञानिक, प्रकृति प्रेमी। जैसे बिश्नोई समाज, ये बिश्नोई समाज जो पेड़ पौधों को की रक्षा करते हैं। तो इस तरह के जो है उनको कहेंगे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्रकृतिवादी बुद्धि। वहीं दोस्तों अगर पार्ट 4 देखें, इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। दूसरों के इरादों, भावनाओं, इच्छाओं और व्यवहार के गहराई को समझने की क्षमता। जैसे पॉलिटिशियन, शिक्षक, दुकानदार, सेल्समैन, मनोवैज्ञानिक। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, स्वयं की भावनाओं, शक्तियों, कमजोरियों और आंतरिक इच्छाओं को जानने की क्षमता। जैसे दार्शनिक, फिलोसफर, आध्यात्मिक गुरु, योगी, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो गार्डनर ने पार्ट 4 में उनका जो है जगह रखा है। गार्डनर के सिद्धांत की अगर दोस्तों आलोचना देखें, क्रिटिसिज्म देखें, तो सबसे पहले उन्होंने कहा क्रिटिसिज्म है मापन असंभव का। इन विभिन्न प्रकार की बुद्धियों को अलग अलग मापने के लिए कोई पक्का टेस्ट या वैज्ञानिक पैमाना मौजूद नहीं होता है। दूसरा देखें दोस्तों तो प्रतिभाएं बनाम बुद्धि। आलोचकों के अनुसार गार्डनर ने जिसे बुद्धि कहा वे वास्तव में व्यक्ति के अलग अलग टैलेंट या प्रतिभा है। ये भी दोस्तों सही हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है उनके अंदर प्रतिभा होती है कैसे पेशेंट को ठीक करना है। क्रिकेटर के अंदर वो अलग प्रतिभा होती है कैसे उनको बैट चलाना है। तो सबके अंदर अलग अलग प्रतिभा होती है। तो ये उनके आलोचनाओं में से मेन 2 आलोचना थे, मेजरमेंट का और इसका संवेगात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि। अपने और दूसरों के संवेगों, इमोशन को पहचानने, समझने और उन्हें सही ढंग से मैनेज करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। मुख्य प्रतिपादक किसने किया था? डेनियल गोलमैन ने किया था। इनकी जो विशेषताएं थे इनमें थे इंटरपर्सनल, दूसरों को समझना, इंट्रापर्सनल, खुद को नियंत्रित करना, और दोनों का मिश्रण होता है। यह सफल जीवन जीने के लिए आईक्यू से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस को। इनके जो दोस्तों अब सीटेट के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम लोगों को जो पॉजिटिव वे में देखना है। जैसे अगर एग्जाम में आवे कि बुद्धि में विविधता क्या होती है, सही होती है। बुद्धि को अलग अलग ढंग से सीखने का मौका देना, सही है। बुद्धि क्या होती है? मल्टी डायमेंशनल होती है। लेकिन वही अगर देखें तो बुद्धि क्या स्थिर है? बिल्कुल भी नहीं। ये आंसर आपको गलत होगा। नकारात्मक, निगेटिव फ्रेज में अगर देखें, केवल एक टेस्ट से बच्चे की बुद्धि तय। आईक्यू टेस्ट सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो ये दोनों को आपको निगेटिव में रखना है, बुद्धि का स्थिर। और एक टेस्ट से क्या बुद्धि तय की जा सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। पॉजिटिव वे में देखें तो बुद्धि में डाइवर्सिटी होती है, बुद्धि को अलग अलग ढंगों से सीखने का मौका मिलता है। बुद्धि जो है क्या होती है? मल्टी डायमेंशनल होती है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो आज अभी हमने पढ़ा टॉपिक को, उसमें देखते हैं कि कितने क्वेश्चन जो हैं आप लोग बना पा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं, इच्छाओं और व्यवहार के समझने की क्षमता हो तो उसमें कौन सी बुद्धि है? ऑप्शन नंबर ए अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी स्थानिक बुद्धि, या ऑप्शन नंबर डी भाषाई बुद्धि। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है दोस्तों? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं, इच्छा और व्यवहार को समझने की क्षमता हो तो उसको क्या कहेंगे? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहेंगे। वहीं अगर सेकंड क्वेश्चन देखें, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि एक स्थिर और अपरिवर्तनीय विशेषता है। बुद्धि केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है।
बुद्धि परिवर्तनशील और अनुकूलनशील होता है या बुद्धि को केवल एक ही परीक्षण द्वारा मापा जा सकता है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि जो है परिवर्तनशील और अनुकूलनशील होती है, डायनेमिक और एडेप्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक मूर्तिकार पेंटर या नाविक ने में हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि की प्रधानता होती है? तार्किक और गणितीय बुद्धि की होती है, स्थानिक बुद्धि की होती है, शारीरिक गति संवेदिक बुद्धि की होती है या प्रकृतिवादी बुद्धि की होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थानिक बुद्धि होती है। मूर्तिकार में कौन सी बुद्धि होती है या पेंटर नाविक में? स्पेटियल इंटेलिजेंस होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था जिसमें जी और एस फैक्टर शामिल है? दोस्तों अल्फ्रेड बिने ने दिया था या हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था या स्पीयरमैन ने दिया था या स्टर्नबर्ग ने दिया था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स स्पीयरमैन इसने दिया था। चार्ल्स स्पीयरमैन ने क्या दिया था? टू फैक्टर थ्योरी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स स्पीयरमैन के अनुसार जी फैक्टर असामान्य बुद्धि की विशेषता क्या है? यह प्रशिक्षण द्वारा अर्जित किया जाता है, यह जन्मजात और सार्वभौमिक होता है, यह केवल विशिष्ट क्षेत्रों में काम आता है, यह उम्र के साथ घटता है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जन्मजात और सार्वभौमिक होता है। जी फैक्टर का क्या मतलब होता है? यह जन्मजात और सार्वभौमिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना का मुख्य आधार क्या है? यह बुद्धि को पूरी तरह से स्थिर मानता है, यह केवल भाषाई बुद्धि पर जोर देता है, अलग अलग बुद्धिमत्ता को मापने का कोई अनुभवात्मक या पक्का प्रमाण नहीं है, यह बच्चों के विकास में पर्यावरण की भूमिका को नकारता है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग बुद्धिमत्ता को मापने के लिए कोई अनुभवात्मक या पक्का प्रमाण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसका आईक्यू क्या होगा? दोस्तों इसका हमने देखा था, जो निकालने का इसका जो मेथड था वो था मेंटल एज 12 बाई जो क्रॉनिकल एज CA इंटू 100 था। अब दोस्तों इसका कैलकुलेशन करके आप लोग बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 120 सी, ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि वाले बालक की बुद्धि सीमा कितनी होती है? ये क्वेश्चन हमने कहा था दोस्तों कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एवरेज इंटेलिजेंस वाले लोग हैं उनकी बुद्धि कितनी होती है? 90 से 109 होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्वयं की भावनाओं, शक्तियों, कमजोरियों और इच्छाओं को गहराई से जानना गार्डनर के अनुसार किस बुद्धि के अंतर्गत आता है? क्या वो अंतर व्यक्तित्व बुद्धि के अंदर आता है या अंत व्यक्तित्व बुद्धि के अंदर आता है, प्रकृतिवादी बुद्धि या संगीतात्मक बुद्धि? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंत व्यक्तित्व बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 10, पारंपरिक बुद्धि लब्धि यानी IQ परीक्षणों के अनुसार आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होते हैं, सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती हो सकते हैं, सामाजिक विकास को मापते हैं, केवल व्यवहारिक कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती हो सकते हैं।